तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे डेंसिटी के बारे में और डेंसिटी का फार्मूला आया था मास अपॉन वॉल्यूम और इसका जो यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ मिक्सचर और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फार्मूला आया था टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। और इसमें दो कंडीशंस भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर दोनों लिक्विड्स का मास सेम हो, इफ़ m1 इक्वल्स m2, तो जो मिक्सचर की डेंसिटी का फार्मूला होगा वो होगा 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। और अगर दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम सेम है तो जो मिक्सचर की डेंसिटी का फार्मूला होगा वो होगा आपका ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे बढ़ने से पहले आपको दो डेंसिटीज़ बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि बार बार ये यूज होगा। तो सबसे पहला है डेंसिटी ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो वाटर की डेंसिटी है किस टेम्परेचर पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही मैक्सिमम होता है। इसका डेंसिटी वेरी करता है, वो चीज़ें हम लोग हीट में पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझ लो कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और कितने टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेल्सियस। और ये भी याद रखें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। अब ज़रा इसका मतलब समझ लेते हैं कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है तो इसका क्या मतलब है। सपोज हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, इस तरह का क्यूबिकल कंटेनर है। इस क्यूबिकल कंटेनर का लेंथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है और विड्थ भी क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब। तो इस कंटेनर का अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और इस कंटेनर में अगर हम लिक्विड फिल करें, पूरी तरीके से लिक्विड फिल कर दें, तो ये जो आपका वाटर आएगा, लिक्विड वाटर आएगा, ये वाटर का जो मास होगा वो 1000 kg होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उसमें जो वाटर आएगा उसका मास कितना होगा? 1000 kg। तो हो सकता है आपको रिलेट कर पाओ इसको, तो इसको रिलेट करिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर 1 मीटर क्यूब का एक कंटेनर, उसमें अगर आप वाटर को फिल करोगे तो उस वाटर का जो मास आएगा वो कितना आएगा? 1000 kg। इसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट और एक है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो जो मर्क्यूरी होता है वो आपका मेटल है, और कौन सा मेटल है? जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है वो 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है, बार बार ये यूज होगा, मर्क्यूरी का डेंसिटी और साथ में वाटर का डेंसिटी, इन दोनों डेंसिटीज़ को याद रखना है। और अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मर्क्यूरी का डेंसिटी है वो 13.6 टाइम्स ज़्यादा है किसकी डेंसिटी से? वाटर की डेंसिटी से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, कि वाटर से कितने टाइम्स डेंसिटी ज़्यादा है या कितने टाइम्स डेंसिटी कम है, इस बात को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे हम लोग का नेक्स्ट डेफिनेशन ही है रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या आया? डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब है वाटर के रेस्पेक्ट में आपको पता करना होता है कि वो लिक्विड का डेंसिटी कितने टाइम्स ज़्यादा है या कितने टाइम्स कम है। जैसे अगर हम मर्क्यूरी की ही बात कर लें तो अगर मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी निकाला जाए तो मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है? 13.6 × 10⁻³ और वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 × 10⁻³। ये दोनों पार्ट क्या हो गया? कैंसिल। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना आया? 13.6। तो इसका मतलब है जो मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी है 13.6 है। और इसका क्या मतलब बनता है कि जो आपका मर्क्यूरी का डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स क्या है? ज़्यादा है। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको क्या डिफाइन करता है कि जो भी लिक्विड है या जो भी मटेरियल है वो वाटर के रेस्पेक्ट में वाटर से कितने टाइम्स ज़्यादा डेंस है या कितने टाइम्स कम डेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। इसी को एक और वर्ड से यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों ही सेम टर्म है, दोनों का मतलब भी सेम होता है, दोनों का फार्मूला भी सेम है। तो कहीं कहीं पर यूज होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी
और कहीं कहीं पर यूज़ होगा आपका रिलेटिव डेंसिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्रेशर की कि व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का सरफेस है और इस सरफेस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो मान लेते हैं इस सरफेस पर हमने इस डायरेक्शन पे क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और ये जो फोर्स है वो इस एरिया पर अप्लाई हुआ। मान लेते हैं इस एरिया कितना है ए, और इधर से जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो फोर्स की वैल्यू है एफ। तो इसका मतलब है ए एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हुआ, और ये फोर्स होना चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स, एरिया से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स। तो ए एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, परपेंडिकुलर फोर्स एफ। तो अगर हम बात करें यूनिट एरिया की कि यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो ये ए तुरंत कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आएगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, ए, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला क्या आया, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। और अगर इसका डिफिनीसन लिखना चाहोगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए एरिया पर एफ प्रेशर लगा तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा, एफ अपॉन ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स अप्लाई होगा इज नोन एज प्रेशर, नोन एज क्या, प्रेशर, ठीक है। तो यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। और साथ में एक कंडीशन याद रखनी, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, जो फोर्स होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज क्या, प्रेशर। तो एक चीज़ याद रखना है कि जो फोर्स होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। जैसे एग्जांपल की तरह हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए ये सरफेस है हमारा और इस पर एक फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो कुछ इस तरह हो रहा है। कितने एरिया पर अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स हो रहा है ए एरिया पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। तो क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है इस एरिया से, नहीं। तो इसका मतलब इस फोर्स के क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट। तो एक आपका आएगा ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, एक आपका आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, एफ कॉस थीटा। तो हमें अगर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन हम इस फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, इस फोर्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही फोर्स एरिया से परपेंडिकुलर नहीं है। बट आपका एफ साइन थीटा जो है वो एरिया से परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर का फार्मूला यहाँ पर होगा वो होगा एफ साइन थीटा अपॉन ए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर फोर्स की बात करेंगे, ना कि और किसी फोर्स की बात, ठीक है। तो जब भी प्रेशर कैलकुलेट करना होगा आपको, जब भी फोर्स लेना होगा तो आप एरिया से परपेंडिकुलर ही लोगे और किसी डायरेक्शन का फोर्स नहीं लोगे, ठीक है। तो व्हाट इज प्रेशर, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज क्या, प्रेशर। तो प्रेशर पर किसका इफेक्ट पड़ता है, अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेशर है आपका परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, और एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सपोज दैट एक फोर्स है एफ है, ठीक है, और इस एरिया पर अप्लाई हो रहा है, और वही फोर्स एफ है वो इस एरिया पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस वाली कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि P1 इज़ ग्रेटर देन क्या, P2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे अगर आपके पास नीडल देखा होगा या आप नेल देखोगे तो नेल कुछ इस तरह का होता है। तो जिस तरफ से आपको नेल को दीवार में गाड़ना होता है उस तरफ के उसको पॉइंटेड रखते हैं, और जिस तरफ से फोर्स अप्लाई करना होता है उसको क्या करते हैं, ब्रॉड रखते हैं, उसके एरिया को ज़्यादा रखते हैं, जिससे क्या हो, यहाँ का एरिया कम हो जाए। और एरिया कम हो जाएगा तो आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अगर आप नीडल भी देखोगे तो नीडल भी आपके पास आगे से बहुत ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है। साथ में अगर नाइफ देखोगे तो नाइफ की बात करें तो नाइफ भी क्या होता है, अगर हम नाइफ की बात करें, है ना, तो नाइफ भी आपका जिस एंड से कट करता है वो एंड आपका बहुत ही ज़्यादा शार्प रखा जाता है ताकि वो ईजिली कट करे। क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे
तो ईजिली वो क्या करेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और आराम से क्या कर सकता है, वो चीज़ों को कट कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपको पता चल गया होगा कि जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया अगर कम है तो प्रेशर उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर की बात कर ली हम लोगों ने। अब बात करते हैं लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड भी क्या अप्लाई करता है, प्रेशर। तो देखते हैं लिक्विड प्रेशर का फार्मूला क्या होगा। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस तरह का आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और हमने एज्यूम किया यहाँ पर एक कॉलम है, सिलेंडर टाइप का है, और इस सिलेंडर कॉलम में लिक्विड है, वाटर है मान लेते हैं, कोई भी लिक्विड है, ठीक है। और ये लिक्विड जो है उसका डेंसिटी है रो, और कितने हाइट का कॉलम है ये, एच हाइट का कॉलम है, जिसका रेडियस जो है वो रेडियस आपका है आर। ठीक है, तो अगर नीचे वाले सरफेस की बात करें तो इस नीचे वाले सरफेस का एरिया होगा, और ये एरिया सर्कुलर होगा, तो इसका एरिया जो होगा वो आएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिक्विड कॉलम है, डेंसिटी रो है, रेडियस नीचे का आर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो इस लिक्विड कॉलम का जो फोर्स है वो किधर लग रहा होगा, डायरेक्टली परपेंडिकुलर नीचे mg। ठीक है, तो इस पूरे लिक्विड का जो वेट है वो इसी एरिया पर काम कर रहा है, कितने एरिया पर, पाई आर स्क्वायर, और कितना, mg। तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करें तो परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है उस एरिया पर वो कितना लग रहा है, mg, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें मास की, तो अभी हम लोग पढ़ के आए पीछे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम इसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो मास की जगह आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, अपॉन में क्या, पाई आर स्क्वायर। अब ये वी क्या है, वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला सबको पता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर आएगा वो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, और अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला आएगा वो आएगा रो इंटू जी इंटू एच। तो अभी हमें पता चल गया कि अगर कोई लिक्विड है और वो लिक्विड कितने हाइट का है, एच हाइट का है, तो उसका जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे रो जी एच। तो लिक्विड आपका जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो फार्मूला आ गया हम लोग के पास, रो जी एच। रो आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एच क्या है, हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ लिक्विड, और जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे इसको इस तरह बोल सकते हैं कि अगर ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ऐसे लिक्विड फिल है और इस लिक्विड फिल है, तो हम जितने ज़्यादा डेप्थ पर जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ पर जाते जाएंगे, प्रेशर हमारा उतना बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एच है वो कम है, यहाँ पर जो एच है वो ज़्यादा है, यहाँ पर एच जो है वो और ज़्यादा है। तो इसका मतलब लिक्विड की सरफेस से जितना नीचे जाते जाओगे, डेप्थ बढ़ता जाएगा, तो आपका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रेशर होता है वो लिक्विड के हाइट पर डिपेंड करता है और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे वाटर और आपका हनी ले लिया जाए, तो अगर सेम हाइट के लिक्विड में वाटर लिया जाए और सेम हाइट पर हनी लिया जाए, ठीक है, ये हनी है, ये आपका वाटर है, तो अगर दोनों का हाइट भी सेम है लेकिन डेंसिटी हनी का ज़्यादा होगा और वाटर का कम होगा, तो हनी वाला प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आपका वाटर वाला प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो डेप्थ ऑफ लिक्विड, दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तीसरा आपका जी पर डिपेंड करेगा। आगे हम लोग देखेंगे जी पर किस तरह डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो प्रेशर होता है, लिक्विड प्रेशर होता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर और साथ में किस पर, हाइट पर। अब अगर हमें पता करना होगा, जैसे अगर लिक्विड की बात ही नहीं हो रही है, फ्लूइड की भी बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी जो फार्मूला है कि कोई भी फ्लूइड जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा, उसका फार्मूला होगा रो जी एच। अब जैसे कौन सा फ्लूइड हम पर प्रेशर अप्लाई करता है, तो जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी हम पर क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हम पे क्या लगता है, प्रेशर अप्लाई करता है। चलो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरह जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हम पर क्या अप्लाई करता है, प्रेशर। तो हमें सभी पता है कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ पे गैसेस है, ठीक है। अब ये गैस भी आपका फ्लूइड है और इसका कुछ हाइट भी है। अब देखो, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो अप्रॉक्सीमेट 31 किलोमीटर में, मतलब 31 किलोमीटर में आपकी 99% गैसेस आ जाती हैं। तो इसका मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका मोस्टली पार्ट है 31 किलोमीटर तक। तो इतनी हाइट तक फ्लूइड है, और हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। और अगर अर्थ की सरफेस पे रहते हैं तो इतने हाइट का ये जो फ्लूइड है ये हम पर क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर,
जिसको हम बोलेंगे क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर जो हम पर प्रेशर अप्लाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका भी हम लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, रो जी एच, जहाँ पर रो जो होगा वो एयर का लिया जाएगा। अब अगर एयर की डेंसिटी की बात करें तो एयर का डेंसिटी होता है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये वाटर और किसी भी मेटल से बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये रख सकते हैं S31 रख सकते हैं, जी की वैल्यू रख के यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर जो हम पर प्रेशर अप्लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब से हम लोग पैदा हुए तब से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और जिस चीज़ की हमें आदत हो जाती है उस चीज़ पर ना हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और ना ही हमें वो ज़्यादा फील होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में उगता है, लेकिन आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा कि हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों उगता है, जब तक हमें क्या ना किया जाए, बताया जाए। चीज़ें नीचे ही गिरती हैं अर्थ पर, है ना। कोई भी चीज़ अगर हाइट पर होगा तो हमेशा डाउनवर्ड आएगा, ये भी हमें पता होता है बचपन से, इसलिए हम इस पर भी कोई क्वेश्चन पूछते नहीं हैं जब तक हमें बताया नहीं जाता है कि हाँ इसका रीज़न क्या है, ग्रेविटी। तो सेम चीज़ है, ये जो आपका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमें फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हम पर बचपन से लग रहा है। इसको फील कर सकते हो, अगर आप हाइट पे जाओगे तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो चलो इस सब की बातें हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग इसको P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है एक डिवाइस है आपका मरकरी बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं तो समझते हैं हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एक इस तरह का कंटेनर लेना होता है, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते होगे इस तरह का कंटेनर, ये दिख रहा है आपको, इस तरह का हमें एक कंटेनर लेना होता है और इसके अंदर जो फिल करना होता है, मरकरी फिल करना होता है। तो हम यहाँ पर इसमें क्या फिल कर देंगे, मरकरी। इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, और वो ट्यूब लेते हैं 1 मीटर लेंथ का, कि अगर हमने इसे ट्यूब लिया है और इस ट्यूब का लेंथ कितना है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें देख सकते हो इस तरह से आपको मेजरमेंट करने के लिए स्केल लगा होगा, इस ट्यूब में मेजरमेंट करने के लिए क्या लगा होगा, स्केल लगा होगा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या फिल कर लेते हैं, मरकरी। पूरा ऊपर तक क्या करेंगे, मरकरी को फिल कर देंगे, और इसका एक एंड जो है वो देखो क्लोज है और दूसरा एंड आपका ओपन है, ठीक है। अब इसमें फिल करने के बाद 100 सेंटीमीटर फिल करने के बाद इस कॉलम को इस लिक्विड के ऊपर उल्टा इधर वाले को क्लोज करके, ना किसी भी चीज़ से हम लोग क्लोज कर सकते हैं, थंब से भी क्लोज कर सकते हैं, और थंब से क्लोज करके कहाँ रख सकते हैं, इस मरकरी के अंदर इसको क्या कर देते हैं, ऐसे उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मरकरी। यहाँ पर देखिए क्या आया, यहाँ पे मरकरी था, ठीक है। कितने हाइट का, 1 मीटर हाइट का मरकरी था, जिसको हमने इस वाले मरकरी वाले कॉलम में, बीकर में हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब होगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो यहाँ से लिक्विड को नीचे दबाना चाहता है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और यहाँ पर ये जो लिक्विड है, ये H हाइट का जो लिक्विड है, ये लिक्विड भी किधर फोर्स अप्लाई करेगा, नीचे की तरफ, मतलब ये भी प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। तो ये नीचे से जाना चाहता है बाहर, और एटमॉस्फेयर इसको कहाँ धक्का देना चाहता है, वापस। तो अब ये जाएगा किधर, अब जाएगा उधर जिधर आपका फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब हम लोगों ने 1 मीटर हाइट का लिया है तो उस समय देखा कि 1 मीटर हाइट का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लिक्विड क्या होना शुरू हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाना शुरू होता है। और इस लेयर का जो हाइट है, ये जो लेयर का हाइट होगा वो क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इधर से लिक्विड किधर जाना शुरू होगा, नीचे जाना शुरू होगा। तो लिक्विड धीरे धीरे करके किधर आता है, ऐसे नीचे आता जाता है, लेकिन एक हाइट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। एक हाइट पर जाके ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जिस हाइट पर जाके रुक जाएगा, इसका मतलब है डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों क्या हो गए, इक्वल। मतलब डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा था और अपवर्ड फोर्स दोनों इस पॉइंट पे क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब इस समय जो अंदर लिक्विड है, उस लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि पहले पूरे में फिल किया गया था, यहाँ से पूरा यहाँ तक 1 मीटर हाइट तक फिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास जैसे इसको उल्टा किया, यहाँ से लिक्विड कहाँ आना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ, और एक हाइट पे जाके रुक गया। और जिस हाइट पे रुक गया उस हाइट पर ऊपर की तरफ का प्रेशर, नीचे की तरफ का प्रेशर इक्वल हो गया। इसका मतलब नीचे की तरफ से जो प्रेशर लग रहा था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो इस मरकरी का प्रेशर है, ठीक है।
तो इससे क्या पता चला कि इस समय जो मरकरी की हाइट में यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस लिक्विड के प्रेशर की वैल्यू के इक्वल। और इस लिक्विड कितने हाइट पर रुक जाता है, ये 76 सेंटीमीटर पे जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है। कितने सेंटीमीटर पे रुक जाता है, 76 सेंटीमीटर पे, मतलब 100 सेंटीमीटर इनिशियल था, बाद में कितने सेंटीमीटर पे रुक गया, 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आपका एक कॉलम है मरकरी का, ये मरकरी का अगर कॉलम है और इसके अंदर मरकरी है, और ये कॉलम अगर 76 सेंटीमीटर हाइट का है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। और हम इस प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं रो जी एच। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना, 13.6 इंटू 10 की पावर 3। जी की वैल्यू कितनी, 9.8। कितने हाइट पर रुक गया, 76 सेंटीमीटर हाइट पर रुक गया। तो उसका मतलब 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आता है वो कैलकुलेट करने पे आता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई 1.013 इंटू 10 की पावर क्या 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का एक और यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ हम लोग लिखते हैं पास्कल। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बैरोमीटर किस तरह काम करता है और इससे क्या वैल्यू किया जाता है। तो बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, इट इज़ अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 1 मीटर का हाइट का एक ट्यूब ले लेंगे, उसमें पूरा मरकरी फिल कर लेंगे, और इधर एक बीकर होगा जिसमें हम लोग मरकरी फिल किया होगा, इसको उसके अंदर क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो लिक्विड नीचे की तरफ फ्लो करेगा, और कब तक नीचे की तरफ मूव करेगा, जब तक लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होता। और जिस हाइट पर ये रुक जाता है इसका मतलब उस हाइट के लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या है, इक्वल है। और इसी तरह आपका बैरोमीटर काम करता है और हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। तो याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्कल। दोनों सेमी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है, अब अगर बात करें तो प्रेशर का एक दो और यूनिट है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका एक यूनिट होता है 1 बार, तो 1 बार जो होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। तो 1 बार इक्वल्स 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक और यूनिट होता है 1 टॉर। ठीक है, तो 1 टॉर की बात करें तो 1 टॉर जो प्रेशर होता है वो आपका, जैसे अगर हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हाइट था। ठीक है, एचजी के 76 सेंटीमीटर हाइट के प्रेशर के इक्वल था। इसी तरह जो 1 टॉर होता है वो इक्वल होता है प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर एचजी। मतलब 1 मिलीमीटर एचजी अगर आपका होगा तो जितना प्रेशर अप्लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 टॉर। तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 टॉर किसके इक्वल होगा। देखो, डेंसिटी ऑफ मरकरी जी और आपका हाइट। डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है आपको 13.6 इंटू 10 की पावर 5, जी की वैल्यू आपकी 9.8, और अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 10 की पावर क्या -3, तो ये अप्रॉक्सीमेट आता है 133.32। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 टॉर जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 टॉर इक्वल हो गया 133.32 पास्कल। तो ये दोनों भी यूनिट याद रखना, कहीं कहीं पर यूज होता है। और ये दोनों ही एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर क्या, पास्कल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा यूनिट प्रेशर का क्या होता है, एसआई यूनिट नहीं है, तो आप बता सकते हो कि 1 बार भी है और वो आपका 1 टॉर भी है। ठीक है, अब आपके पास जो डिवाइस आ रहा है वो आपका डिवाइस है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होता है, ये भी आपका जो डिवाइस है ये आपका प्रेशर को ही कैलकुलेट करता है। और इसका देखो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इस तरह का है। तो इसमें देखो ये आपको इस तरह यू शेप्ड का एक आपको ट्यूब दिख रहा है। इस ट्यूब के अंदर भी मरकरी फिल है। यहाँ पर आपका देखोगे तो दोनों में सेम लेवल तक आपका मरकरी फिल है, और बीच में इधर मेजरमेंट क्या लगा हुआ है, स्केल, जिससे आप मेज़र कर सकते हो कि कितना आपका कहाँ पर हाइट है, कहाँ पर आपका लिक्विड कितने हाइट का है। तो दिख रहा होगा आपको इस तरह का। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में ऐसे गैस है, और इस गैस का कुछ प्रेशर होगा, और हम चाहते हैं इस गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पाइप निकालेंगे, ठीक है, और इस पाइप को ले आके इसके एक एंड से ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
अब अगर इसके अंदर का गैस ऐसे निकलेगा तो यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता हुआ इधर जाएगा और वो प्रेशर से क्या करेगा, मरकरी कॉलम के को क्या करेगा, अंदर जो मरकरी उसको पुश करेगा और पुश करेगा तो इधर से मरकरी नीचे जाएगा, तो इधर से मरकरी किधर आएगा, ऊपर आएगा। देखो अगर आप देखोगे किस लेवल तक है, यहाँ पर देखो आपको कहीं पर ये लेवल दिख रहा है मरकरी का, ठीक है। तो इधर से मरकरी किधर जाएगा, डाउनवर्ड, इधर से मरकरी किधर जाएगा, अपवर्ड। ये देखिए जीरो दिख रहा है, जीरो लेवल, तो यहीं आसपास होगा जीरो लेवल पे, ठीक है। तो इधर से प्रेशर लगेगा नीचे तो मरकरी नीचे जाएगा, इधर से मरकरी किधर जाएगा, ऊपर। तो इसको हम लोग ऐसे अलग से बना के देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ये कंटेनर था, कंटेनर के अंदर गैस था, गैस का कुछ प्रेशर था, वो हमें कैलकुलेट करना था। तो हम यहाँ से एक पाइपलाइन निकालेंगे और पाइपलाइन को कनेक्ट कर देंगे किससे, इस मैनोमीटर से, ठीक है। तो ये आपका मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर है, ठीक है। अब होगा क्या, इसके अंदर मरकरी था, अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह से क्या था, यहाँ तक ऐसे जीरो लेवल पे था, ठीक है। ये जीरो लेवल पे आपका मरकरी था। अब जैसे ही हम इस वाल्व को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो वाल्व को रिमूव करते ही ये गैस क्या करेगा, इधर से प्रेशर अप्लाई करेगा और इस मरकरी के लेवल को कहाँ ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो मरकरी के लेवल को कहाँ ले जाएगा, नीचे। तो इधर से मरकरी का लेवल किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और इधर से मरकरी का लेवल किधर चला जाएगा, ऊपर। और ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इधर गैस का प्रेशर और इस मरकरी की हाइट, एच हाइट तक मान लो ज़्यादा ऊपर, इस वाले लेवल से एच हाइट ऊपर चला गया। तो जितना प्रेशर ये मरकरी नीचे की तरफ लगाएगा, वो अगर इस गैस के प्रेशर के इक्वल हो गया, यहाँ से जो गैस का प्रेशर है उस गैस के प्रेशर के इक्वल हो गया, तो वहीं पर जाके मरकरी का लेवल क्या होगा, रुक जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो मरकरी एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ा हुआ है, इस मरकरी का जो प्रेशर होगा डाउनवर्ड, वो इस गैस के प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। और वो हम लोग सेम फार्मूले से निकाल सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, प्रेशर का फार्मूला रो, जी और एच, सेम फार्मूले से आपका क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो ये बहुत सिंपल सा डिवाइस है, बस आपको क्या करना होता है, जिस भी चीज़ का प्रेशर निकालना है उस प्रेशर को हम लोग उस पाइप को इस पाइपलाइन से जोड़ देते हैं, जिससे होता क्या है, इधर से प्रेशर अप्लाई करती है गैस, तो मरकरी आप नीचे जाता है, इधर से मरकरी किधर जाता है, ऊपर। और एक हाइट पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। और जिस हाइट पर रुकेगा उस हाइट को हम लोग, एक्स्ट्रा हाइट को कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैनोमीटर के अंदर कितना प्रेशर है या इस गैस का कितना प्रेशर है, ठीक है। तो मैनोमीटर भी यूज होता है किसी भी चीज़ के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा देखो, एक दो टर्म और है वो हम आपको बता देते हैं क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले यूज होता है एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर अप्लाई करता है, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद एक होता है गॉग प्रेशर, GAUGE, गॉग प्रेशर। तो गॉग प्रेशर क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या है, ऐसे लिक्विड है, कितनी हाइट तक, एच हाइट तक। तो अगर हम कहें कि इसके बॉटम में टोटल प्रेशर कितना होगा, तो इसके बॉटम में जो टोटल प्रेशर होगा, तो एक तो पहला एटमॉस्फेयर तो इस पर प्रेशर लगा ही रहा है, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस ये जो लिक्विड आपका प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे लगाएगा, वो कितना होगा, रो GH। तो अगर हम बोलें तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो रो GH है, ये आपका क्या है, गॉग प्रेशर, ठीक है। तो रो GH आपका जो है, ये आपका क्या है, गॉग प्रेशर है। और अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, ये और ये, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो तीन टर्म आपको पता होने चाहिए। पहला, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो भी टोटल प्रेशर होगा उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉग प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो छोड़ के जितना वैल्यू होगा प्रेशर का, उसको हम लोग गॉग प्रेशर बोलेंगे। अब इस गॉग प्रेशर की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे अगर ये अर्थ का सरफेस है सर, आपके पास इधर माउंटेन्स हैं, तो अगर आप माउंटेन्स पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू कम हो जाती है उसको बोलेंगे निगेटिव गॉग प्रेशर। और अगर आप समुद्र के अंदर जाते हो तो समुद्र के अंदर जाने पे क्या होगा, ओशियंस के अंदर जाने पे प्रेशर बढ़ेगा। तो जो प्रेशर बढ़ेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, गॉग प्रेशर, लेकिन वो पॉजिटिव प्रेशर होगा। तो अर्थ की सरफेस से नीचे जाओगे तो गॉग प्रेशर बढ़ेगा, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो गॉग प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये तीन टर्म आपको पता होने चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉग प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। गॉग प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ के जो प्रेशर होगा उसको हम लोग गॉग प्रेशर भी बोलेंगे। और आपका ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। समुद्र के अंदर जाओगे, लिक्विड के अंदर जाओगे, गॉग प्रेशर बढ़ेगा। और अगर आप माउंटेन्स पे चले जाओगे तो गॉग प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की सेम कॉन्सेप्ट पे। तो देखो क्या है न्यूमेरिकल, अ बीकर इज
फिल्ड विथ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब जो एक दूसरे में मिक्स ना हो, एक दूसरे से रिएक्ट ना करे, मिक्स ना हो। लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज 2 रो एंड 3 रो एज सोन, फिगर में जैसा दिया हुआ है। फाइंड द प्रेशर एट द बेस ऑफ द बीकर। हमें क्या करना है, इसके बेस पर क्या फाइंड करना है, प्रेशर। तो इस बेस पर अगर प्रेशर फाइंड करना होगा तो देखो कौन कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस बेस पर। तो सबसे पहले ये 2 रो वाला लिक्विड अप्लाई कर रहा है और कितने हाइट तक फिल है, ये देखो h हाइट तक फिल है। तो ये कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, 2 रो डेंसिटी इंटू जी और इंटू में h, ठीक है। उसके बाद ये भी h हाइट तक है तो ये भी प्रेशर अप्लाई करेगा और ये कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, 3 रो जी और h। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, टोटल प्रेशर की बात करें तो 3 टू कितना होगा 5, तो कितना आ जाएगा 5 रो जी एच। तो ये हमारा क्या आया, लिक्विड प्रेशर। और अगर हमसे पूछेगा टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर की बात करोगे तो टोटल प्रेशर में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हम लोग का प्रेशर पहले से ही लगा रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 5 रो जी एच। तो यहाँ पर पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 5 रो जी एच क्या होगा, इसको बोलेंगे गॉग प्रेशर, ठीक है। सिंपल सा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप चाहो तो खुद भी ऐसे क्वेश्चन बना के कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप करिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो सपोज दैट हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड यहाँ पर है, ये आपका h हाइट तक फिल है और इसका डेंसिटी है 5 रो। इसके बाद एक यहाँ पर और लिक्विड है नीचे, ये भी h हाइट तक है और मान लेते हैं 2h हाइट तक है, ठीक है, 2h हाइट तक है और इसका जो डेंसिटी है वो है 3 रो। और उसके बाद नीचे एक और लिक्विड है जो आपका 3h हाइट तक है और इसका डेंसिटी है रो। तो हमें बताना है कि इस बॉटम पर टोटल प्रेशर बताना होगा, ठीक है। आपको टोटल प्रेशर बताना है किस पर, बॉटम पर। ये आप खुद करिए और कमेंट में ज़रा आंसर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर आपके पास क्या बोल रहा है, अ यू शेप्ड ट्यूब है इज फिल्ड अप टू हाइट L बाई 2 डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स। यहाँ पर भी इमिसिबल लिक्विड की बात हो रही है, ऑफ डेंसिटीज 2 रो एंड 3 रो सेपरेटेड बाई अ वॉल्व एज सोन। इफ द वॉल्व इज ओपन फाइंड आउट द न्यू हाइट ऑफ द लिक्विड इन द बोथ कॉलम्स। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास ये देखो यूट्यूब है एक, और इस यूट्यूब में 2 लिक्विड है, एक आपका 3 रो डेंसिटी का और एक आपका 2 रो। ये भी L हाइट तक है और ये भी क्या है, L हाइट तक है। लेकिन इन दोनों लिक्विड को रोक रखा है किसने, इस वॉल्व ने, ठीक है। अब जैसे ही इस वॉल्व को रिमूव करोगे तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा और इसका प्रेशर कम होगा। तो ये लिक्विड किधर जाएगा, नीचे, और ये लिक्विड किधर जाएगा, ऊपर। तो ये जो आपके पास पहले कितने हाइट, दोनों का हाइट क्या था, सेम था। कितने हाइट तक था, ये भी L हाइट तक था, इधर भी आपका कितना हाइट था, L हाइट। लेकिन जैसे ही इसको रिमूव किया जाएगा, इधर वाला लिक्विड किधर आ जाएगा, नीचे, ठीक है, और ये आगे तक बढ़ जाएगा। और इधर वाला जो लिक्विड है वो किधर चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, किधर चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि कितना नीचे चला गया, x नीचे चला गया, तो उतना ही x से किधर आया होगा, ऊपर। तो अब यहाँ वाला जो लिक्विड है, इस लिक्विड का रिमेनिंग हाइट कितना बचा, पहले देखो यहाँ से यहाँ तक L था, यहाँ से यहाँ तक x, और इसी x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो रिमेनिंग हाइट बचा है वो आपका है आपका L माइनस एक्स, और इधर जो रिमेनिंग पूरा हाइट है वो कितना है, L प्लस एक्स। अब एक चीज़ हम लोग को और समझने लायक था पहले ही, कि अगर हम किसी लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ये लिक्विड की बात करा जाए तो लिक्विड में क्या होता है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। अगर हम बात करें सेम लेवल पे, कि ऐसे एक लेवल है तो इस लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन मोस्टली आगे क्वेश्चन बार बार काम आएगा कि लिक्विड अगर कोई है तो इस लिक्विड के सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। अगर इस लेवल पे देखोगे तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम, इस लेवल पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम, इस लेवल पे भी हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि लिक्विड में हर एक लेवल पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम। तो अगर हम देखें
तो यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट कैलकुलेट करें, यहाँ पर एक पॉइंट फर्स्ट, यहाँ पर एक पॉइंट सेकेंड, तो इस लेवल पर भी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब जो प्रेशर 1 पर होगा, क्योंकि लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम, तो 1 और 2 दोनों पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि P1 इक्वल्स क्या होगा, P2। अब P1 जरा कैलकुलेट करो, P1 किसकी वजह से है, P1 सिर्फ इस वाले हाइट की वजह से है, और ये हाइट कितना है, L माइनस एक्स। तो फार्मूला क्या बोलता है, रो जी एच, और इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, 3 रो। तो डेंसिटी हो गया 3 रो, G हो गया, H कितना हो गया, L माइनस एक्स इक्वल्स, यहाँ पर जो प्रेशर है वो इस पूरे लिक्विड की वजह से है, तो ये प्रेशर कितना आएगा, डेंसिटी, और इसका कितना है, ये डेंसिटी है आपका 2 रो। तो ये आपका आ गया 2 रो इंटू में G, और ये L प्लस एक्स। देखो भाई कौन किसको कैंसिल कर रहा है, देखो आप रो से रो कैंसिल कर सकते हो, G से G कैंसिल कर सकते हो, तो इधर कितना बचा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 3L माइनस 3x इक्वल्स 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 2L प्लस 2x। तो 3x को इधर लेके आओ, 2L को इधर लेके जाओ, तो होगा क्या, आएगा आपके पास, जब 3x उधर जाएगा 2L इधर आएगा, तो 3L माइनस 2L कितना आएगा, तो इधर आएगा 3L माइनस 2L इक्वल्स 2x प्लस 3x। तो हम बोल सकते हैं कि बचेगा क्या आपका, तो बचेगा आपके पास, हाँ तो बचेगा आपके पास इधर L और उधर हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, L/5। तो इसका मतलब है इधर वाली साइड कितना नीचे चला जाएगा, L/5, इधर वाली साइड कितना ऊपर चला जाएगा, L/5। ठीक है, तो ये बात समझ गए होगे, कैलकुलेट कर लोगे आप। देखिए इसी तरह का मैं एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपको एकदम कन्फर्म हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम क्वेश्चन सेम तरीके का, बस वैल्यू आपकी चेंज है। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा अ यू शेप्ड ट्यूब इज फिल्ड अप टू हाइट L बाई 2 डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड 3 रो separated by a valve as shown. If the valve is open, find out the new height of the liquids in the both columns. सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास डेंसिटी की वैल्यू क्या कर दी है, रो कर दी है मैंने, और इधर क्या कर दी है, 2 रो। तो होगा क्या, आप जैसे ही इधर वाला वॉल्व को रिमूव करोगे, ये वाले वॉल्व को रिमूव करोगे, इधर वाला जो डेंसिटी देखो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, इधर वाला कम, तो ये लिक्विड नीचे जाएगा और ये लिक्विड कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखो क्या आएगा, इधर से मान लेते हैं, पहले दोनों का हाइट मान लेते हैं, कितना था, यहाँ तक दोनों कितने हाइट तक था, इधर भी L हाइट तक था, इधर भी आपका कितना हाइट था, L हाइट था। अब वाल्व को ओपन करने के बाद इधर वाला लिक्विड नीचे आएगा, ठीक है, और इस तरफ की तरफ आगे बढ़ जाएगा, तो इधर वाला जो लिक्विड होगा वो आपका किधर चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब जितना ये नीचे आया होगा उतना ही ये किधर गया होगा, ऐसे ऊपर गया होगा। तो अब इधर वाले में जो रिमेनिंग हाइट है वो रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, L माइनस एक्स, और इधर वाले की जो रिमेनिंग हाइट हो गई वो L प्लस एक्स। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि इस लिक्विड के सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। तो इसका मतलब है इस पूरे लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, और ये फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड पॉइंट, दोनों पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो ज़रा कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रेशर। तो P1 इक्वल्स क्या, P2। P1 कितना होगा, डेंसिटी इधर वाले का कितना है, रो, तो डेंसिटी हो गया रो इंटू में G, लेंथ कितना हो गया, L प्लस एक्स इक्वल्स, इधर वाले का डेंसिटी कितना था, 2 रो, और G और लेंथ कितना, L माइनस एक्स। जरा देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, रो जी से रो जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका इस साइड बचा L प्लस एक्स, उधर आपका बचा 2L माइनस 2x। 2x को इधर लेके आते हैं, है ना, और L को उधर लेके आते हैं। 2x को इधर लेके आएंगे तो ये 3x आएगा, ये L उधर जाएगा तो L बचेगा, तो x इक्वल्स क्या आएगा, L/3। देखिए फटाक से आंसर आ गया कि इसका मतलब इधर कितना चढ़ेगा, ये L/3, ये इधर कितना नीचे आ जाएगा, L/3। तो कॉन्सेप्ट एकदम समझ गए होगे आप लोग। तो चलिए इसी तरह का एक और आपके लिए प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, ताकि एकदम आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। बहुत ज़्यादा
एग्जाम्पल करने से आपके कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सेम करते हैं ऐसे ही। अ यू शेप्ड ट्यूब इज फिल्ड अप टू हाइट L बाई 3 डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज 2 रो एंड 3 रो। तो इसका मतलब अब यहाँ पर कितने लिक्विड हो गए? 3 लिक्विड हो गए, 2 रो और 3 रो, सपोर्टेड बाई 2 वॉल्व, है ना। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2 वॉल्व्स, है ना, एज सोन इन फिगर। इफ द वॉल्व इज ओपन फाइंड आउट द न्यू हाइट ऑफ द लिक्विड्स इन द बोथ कॉलम। अगर हम इन दोनों वॉल्व को हटा दें, ठीक है, तो दोनों कॉलम में हमें लिक्विड का क्या बताना है? हाइट बताना है। देखो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो एक लिक्विड यहाँ पर है नीचे वाले पार्ट में, है ना, जिसका डेंसिटी रो है। एक इधर है आपका 2 रो, इधर आपका 3 रो। इधर भी आपका ये L हाइट तक है और ये इधर भी आपका कितनी हाइट तक है? L हाइट तक है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको सॉल्व करते हैं तो देखो सॉल्व कैसे होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ताकि अच्छे से दिखाई दे हम लोग को। हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी। तो जैसे इस वॉल्व को ओपन करोगे, देखो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका था? इधर वाले का। ठीक है, इधर का डेंसिटी देखो कितना था? 3 रो, है ना, ये डेंसिटी दिख रहा है आपको 3 रो। अब इधर वाला सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तो नीचे जाएगा, और अगर ये नीचे जाएगा तो इधर शिफ्ट होगा, और इधर वाला पार्ट और आगे बढ़ेगा और ये ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है पहले इन दोनों में हाइट कितना था? इधर भी आपका L था, इधर भी आपका क्या था? L था। ठीक है, अगर आपको करना सीख गए होगे तो आप अपने आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। ये क्या होगा, लिक्विड इधर वाला पार्ट किधर चला गया? नीचे, और ये आगे तक बढ़ जाएगा इधर। ये दूसरा वाला लिक्विड किधर शिफ्ट होगा? आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, और आगे की तरफ जब शिफ्ट होगा ऐसे, ठीक है, और इधर वाला पार्ट किधर जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये x नीचे आया है, अब मान लो ये आपका x नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो x आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये इधर वाला पार्ट यहाँ तक पूरा था तो x ऊपर चला जाएगा, तो रो वाला x ऊपर चलाएगा और ये पूरा L ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? L, क्योंकि L हाइट तक था ही। और उसके बाद ये जो नीचे वाला लिक्विड है ये कितनी हाइट तक है? x हाइट तक है। और अब आपका टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक का L प्लस एक्स, और इधर ये जो हाइट बचा वो आपका L माइनस एक्स बचा। ठीक है, समझ में आया होगा कि नहीं, कि जितना ये नीचे जाएगा, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना इधर शिफ्ट होगा और ये ऊपर जाएगा उतना। तो ये तो पूरा ऊपर जाएगा, L इधर इतना पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो पूरा L शिफ्ट होगा और इधर वाला x ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? कि लिक्विड के सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है? सेम, कि यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर सेम लेंगे। तो ये 1 पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करो तो इसका मतलब P1 इक्वल्स क्या होना चाहिए? P2। तो फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा? देखो यहाँ पे 2 लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक आपका 2 रो वाला अप्लाई करेगा और एक आपका ये इधर आपका रो वाला। तो 2 रो वाला कितने लेंथ का है? L लेंथ का। तो 2 रो की वजह से जो प्रेशर होगा वो आएगा 2 रो इंटू जी, और इंटू में H कितना? L, और ये रो वाले का हाइट कितना है? X। तो इसका मतलब प्लस रो इंटू में जी इंटू में क्या? X, और ये इक्वल होगा यहाँ के प्रेशर के। यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही लिक्विड है, कितने डेंसिटी का? 3 रो का, तो इसका प्रेशर होगा 3 रो जी, और हाइट कितना बचा? L माइनस एक्स। तो ये आया आपका, देखो अगर आप कैंसिल करना चाहोगे तो देखो क्या क्या कैंसिल, रो 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 तीनों से कैंसिल, जी जी और जी ये कैंसिल। तो इधर कितना बचा? 2L प्लस एक्स इक्वल टू इधर कितना बचा? 3L माइनस 3x। तो 3x को इधर लाओ, 2L को इधर लाओ, तो 3x और x कितना हो जाएगा? 4x। 3L से 2L जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 3L माइनस 2L कितना? L बचेगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा? L/4। तो इसका मतलब है ये नीचे कितना जाएगा? L/4, ये ऊपर कितना जाएगा? L/4। तो सिंपल सा आपका लॉजिक है, आपको बस ये याद रखना है कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, IIT लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में तो पूछा ही जा सकता है। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर इज 3p। मतलब बॉटम है, एक आपका टैंक है, ठीक है, मान लेते हैं एक टैंक है और इस टैंक में क्या फिल है? वाटर, और इसके बॉटम में जो प्रेशर है वो है टोटल प्रेशर कितना? 3p। तो अगर 3p प्रेशर है, ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है? वेयर p इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस 3 में से एक p जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है
वो आपका है P प्लस आपका 2P, जिसमें से P जो है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये जो 2P है ये लिक्विड का प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर। समझ में आ रहा? तो अगर टोटल प्रेशर 3P है तो 3P में से क्या P जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मतलब 2P जो बचा वो लिक्विड प्रेशर है, तो इसका मतलब लिक्विड की वजह से सिर्फ कितना प्रेशर है? 2P। इफ़ द वाटर इज ड्रॉन आउट टिल द लेवल ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाई 1/5। अब क्या किया गया कि यहाँ पर कुछ हाइट तक आपका मान लेते हैं h हाइट तक लिक्विड पहले से फिल था। अब कह रहा है यहाँ से वो लिक्विड को हटाया गया, निकाला गया, और कितनी हाइट तक निकाल दिया गया? लोअर्ड बाई 1/5। तो 1/5 मतलब यहाँ से कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया, और कितना पार्ट रिमूव कर दिया गया? h/5। ठीक है, 1/5 पार्ट को रिमूव कर दिया, तो बचा कितना? अगर आप 1/5 पार्ट को रिमूव कर दोगे, h/5 को रिमूव कर दोगे, तो बचेगा कितना? 5h माइनस h अपॉन में 5, तो कितना आएगा? 4h अपॉन कितना? 5। तो इसका मतलब अगर h/5 रिमूव कर दोगे तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 4h/5। तो अब 4h/5 बचा है। फिर पूछ रहा था प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक विल नाउ बी। कह रहा है जब इस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया गया, अब यहाँ बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? तो समझ लो फिर से क्वेश्चन क्या बोला था। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक में h हाइट तक वाटर भरा है, और इस वाटर फिल की वजह से जो प्रेशर आ रहा है बॉटम पर वो 3P आ रहा है, टोटल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टोटल प्रेशर। और फिर बोला है कि इस 3P में से जो एक P है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बचा 2P, और यही 2P होगा इस वाटर की वजह से लिक्विड प्रेशर। अब कह रहा है इसके बाद इसमें से हम लोगों ने h/5 1/5 पार्ट को रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग बचा आपका 4h अपॉन में क्या? 5। ये रिमेनिंग पार्ट बचा। तो कह रहा है इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से अब प्रेशर कितना होगा? ठीक है, तो पहले अगर हाइट h था तो प्रेशर मान लेते हैं कितना प्रेशर था? 2P। 2P प्रेशर कितनी हाइट की वजह से था? h। कितनी हाइट की वजह से था? h हाइट की वजह से था। तो 2P इक्वल टू आएगा h रो जी। जब पूरा h हाइट था तो h रो जी प्रेशर लगाएगा, गड़बड़ लिख दिया, h रो जी, है ना। तो जब आपका h रो जी आपका पूरा था तो टोटल प्रेशर 2P था। अब जो बचा है वो बचा है 4h/5। तो अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब जो प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से है? 4h/5 और रो इंटू जी, और यही प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो मान लेते हैं इसको रो डैश। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? सेकेंड। अब ज़रा दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, है ना, कि इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई, नहीं, सेकेंड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या आएगा अगर सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे? तो P'/P इक्वल्स क्या आएगा? 4h/5 रो जी, और अपॉन में क्या? h रो और जी। तो h रो जी से h रो जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका बचा क्या? P'/P इक्वल टू 4/5। तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो P' आपका कितना आया? तो P' आपका आया 4P और अपॉन में क्या? 5। तो ये तो आ गया आपका लिक्विड प्रेशर। ये प्रेशर टोटल प्रेशर नहीं है, लिक्विड प्रेशर है। अगर हम टोटल प्रेशर की आप बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं गया नहीं है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? P। तो P प्लस कितना आएगा? 4P/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 कितना? 9। देखिए कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया आपका। क्या गड़बड़ हो गया? हाँ, यहाँ पर 2P था और हम लोगों ने यहाँ पे 2P नहीं लिया। तो जब 2P लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8। तो ये 4 की जगह कितना आएगा? ये 4 की जगह आ जाएगा आपका 8, है ना। 4 की जगह कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आएगा 8, तो ये आएगा इधर 8P/5, ठीक है। तो ये आपका जो P' है वो 8P/5, ये 8P/5, ठीक है। तो 5, इसका एलसीएम लेंगे 5, तो 5P प्लस 8P कितना आएगा? 13P। तो ये आ जाएगा 13P/5। तो देखिए ऑप्शन में दिख रहा होगा आपका, एक ऑप्शन था 2P, एक ऑप्शन 13/5P, एक ऑप्शन 8/5P। तो दिख रहा होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो समझ गए होंगे कि हमारे पास बॉटम पे पहले प्रेशर था टोटल 3P, जिसमें से एक जो P था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बाकी जो 2P था वो लिक्विड प्रेशर था। अब इसमें से h/5 हम लोगों ने निकाल दिया, तो बचा कितना? 4h/5। इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो पूछा था बॉटम पे टोटल प्रेशर। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन बना लिया, एक पहले वाला कि 2P जो था वो h रो जी के इक्वल था,
बाद में प्रेशर मान लिया P डैश, और वो प्रेशर किसके इक्वल होगा 4h/5 इंटू रो इंटू जी, दोनों का डिवाइड कर दिया तो हमें पता चला जो P डैश लिक्विड का प्रेशर है वो 8p/5 है। पहले वाले प्रेशर का कितना हो गया 8/5। तो टोटल प्रेशर के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा है 13p/5। अब देखते हैं, बात करते हैं अलग दूसरा क्वेश्चन है। ये तो बहुत क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सम लिक्विड इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस r, let F1 be the force applied by the liquid on the bottom of the cylinder. Now the same liquid is poured into a vessel of uniform square cross section of side r, let F2 be the force applied by the liquid on the bottom of this new vessel. तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा पहले जो आपका लिक्विड था वो ऐसे सिलेंड्रिकल पार्ट में था, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल पार्ट में था जिसका रेडियस कितना था r। अब अगर देखोगे, अब मान लो इसके अंदर लिक्विड है तो ये लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा mg। अब अगर इसको कंटेनर को आप ऐसे क्यूबिकल भी कर दो, क्यूबाइड कर दो, क्यूबिकल कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अगर इस पूरे लिक्विड को यहाँ पलट दोगे तो अभी भी तो ये फोर्स mg लगाएगा। तो इसका मतलब है जो F1 था वो भी mg होगा और जो आपका F2 होगा वो भी mg होगा। इसका मतलब फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फोर्स पहले भी mg था और फोर्स अभी भी mg है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए।